हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो चलिए आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स्ड मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरे लिखे हुए एफएफ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आती है तो। और आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है। ओके, कमेंट ज़रूर करना। ओके, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को एफएफ कितना पसंद आ रहा है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर वैनचिंग ने लैंस एजेंट से बातें की थी। लैंस एजेंट से बातें करने के बाद वो रूम से बाहर आई और उन्होंने बताया कि इस वक्त उन्होंने लैंस एजेंट से क्या बातें की हैं और उनके लिए क्या सही होगा। लैन किरण भी सब चीज़ें अच्छे से समझ गए थे। फिर वो खुद सिजन के रूम में जाते हैं और उससे कुछ देर बातें करते हैं। सिजन अपने डैड को हग करके बहुत ही ज़्यादा रोता है। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। इवनिंग हो चुकी थी, सब लोग हॉल के अंदर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिजन भी अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा था। वो अपने डैड से, ग्रैनी वैन से बातें कर रहा था, वहाँ पर बैठे हुए था। वांग जी भी वहाँ पर आता है और अपने डैड गुड इवनिंग विश करता है। लैन किरण भी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गुड इवनिंग वांग जी, जाओ फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर हम सब लोग डिनर करेंगे। वांग जी बोलता है ठीक है। फिर लैन किरण बोलता है आते वक्त विंग को भी लेकर आना। लैन वांग जी बोलता है ठीक है डैड। इसके बाद वो अपने रूम में जाता है। वांग जी जैसे ही अपने रूम के अंदर जाता है, वो डोर को ओपन करता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। अपने रूम को देखकर पूरी तरह से वो शॉक हो गया था। अब हम हॉल के अंदर देखते हैं। लैन किरण, ग्रैनी वैन और हमारा सिचन तीनों ही बातें कर रहे थे, लेकिन सिचन तो अपने आप में ही अलग ही ज़्यादा मुस्कुराए जा रहा था। लैन किरण जब ये देखते हैं तब वो सिचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं सिचन क्या हुआ, तुम इतने क्यों स्माइल कर रहे हो। सिचन बोलता है कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही। सिजन अपने मन में बोलता है डैड आप लोग भी ना कितने पुराने तरीके के प्लान्स बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता आज के टाइम में। आज के टाइम में तो हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं और जो मैंने किया है मुझे लगता है वो पक्का वर्क करेगा। सॉरी आप सबकी बात न मानने के लिए, पर मैं वो नहीं कर पाया जो आपने मुझे कहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया जिससे मुझे लगता है वांग जी सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन दोनों का एक दूसरे के पास आना ज़रूरी है, तभी तो वो एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसके बाद फिर सचिन कुछ नहीं बोलता, फिर वो उनसे बातें करने लगता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद करता है और फिर वो अपने रूम को देखने लगता है। वांग जी का जो बेड था उस पर फ्लावर्स पड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, उसके रूम में ऐसी चीज़ें कौन ला सकता है। वांग जी का सर दर्द करने लगता है। वांग जी जल्दी से बेड के पास जाता है और जो उस पर फ्लावर्स थे वो हटाने लगता है और बोलता है ये क्या बकवास है, क्या है ये सब। फिर वो वहाँ पर चली हुई कैंडल्स को देखता है। वांग जी का सच में दिमाग खराब हो रहा था ये सब चीज़ें देखकर। वांग जी अपने आप को शांत करता है, उस बेडशीट पर जितने भी फ्लावर्स थे उन सभी को वो नीचे गिरा देता है और बोलता है ये क्या नॉनसेंस लगा के रखा है यहाँ पर। वांग जी अपने आप को शांत करता है। फिर वो अपने ड्रॉवर से कुछ क्लॉथ निकालता है, उन्हें लेकर वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है और डोर को ओपन कर देता है। डोर खुल जाता है और वांग जी अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वांग जी अपने कपड़ों को अच्छे से वहाँ पर रखता है। अपने कपड़ों को रखने के बाद वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट को ओपन करता है। शर्ट को ओपन करने के बाद वांग जी जल्दी से शावर को ऑन कर देता है। पानी की बूंदें वांग जी के ऊपर गिरने लगती हैं। वांग जी जल्दी से अपनी पैंट को भी ओपन करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जब ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है और जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है। वांग जी जैसे ही अपने फेस को टर्न करता है तो वो वहाँ पर वीइंग को देखता है। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो गया, और दूसरी तरफ वीइंग चिल्लाए जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, उसे ऐसा लगा जैसे पता नहीं उसने कौन सा गुनाह कर दिया हो। वांग जी जल्दी से विंग के भागते हुए पास जाता है और उसके माउथ पर अपने हाथ को रख देता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम, चिल्ला क्यों रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं करने वाला, चुप हो जाओ, मैं गलती से आ गया था। वीरिंग बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि वांग जी उसके बहुत क्लोज था। वांग जी की ब्रीथिंग को भी वो अपने चिक्स पर फील कर सकता था। वांग जी बस विंग की ओर ही देखे जा रहा था। दोनों पर ही पानी की बूंदें पड़ रही थी क्योंकि वो दोनों ही शावर के अंदर थे, इसीलिए धीरे धीरे करके वो पानी की बूंदें उन दोनों पर ही गिरती जा रही थी। पानी गिरने की वजह से वी यंग ने जो वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो पूरी तरह से भीग चुकी थी और वी यंग की बॉडी से पूरी तरह से चिपक चुकी थी। वांग जी जब देखता है कि वी यंग कुछ नहीं बोल रहा तब वो धीरे से विंग से दूर होता है।
वी यिंग से दूर होने के बाद वो विंग की ओर देखने लगता है। वी यिंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। वी यिंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसे वो बार बार नीचे की ओर खींच रहा था, क्योंकि उसने ओनली वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो कि विंग की बॉडी से पूरी तरह से चिपक चुकी थी। वांग जी का ध्यान जब इस चीज़ पर जाता है तो वो विंग को देखता ही रह जाता है। वी जिंग को इतनी ज़्यादा इस वक्त शाइनेस फील हो रही थी, वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसके एक शोल्डर से नीचे गिर चुकी थी और वी जिंग का एक शोल्डर वांग जी को पूरी तरह से विजिबल हो रहा था और वी जिंग की बैक वांग जी को दिख रही थी। वांग जी बस विंग को देखता जा रहा था। वांग जी को पता भी नहीं चला कि वो कब वी जिंग के पास जाने लगा। वी जिंग तो बस चुपचाप ऐसे ही खड़ा हुआ था, वो मतलब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वांग जी विंग के क्लोज आ जाता है। वी जिंग को जब फील होता है कि कोई उसके पीछे है तो वी जिंग की हार्ट बीट बहुत बुरी तरह से फास्ट हो जाती है। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के पूरी तरह से क्लोज आ चुका था। वांग जी बस विंग के शोल्डर की ओर ही देखते जा रहा था जो कि उसे विजिबल हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने एक हाथ को वी जिंग के शोल्डर पर धीरे से टच कराता है। वी जिंग जैसे ही वांग जी के हाथों को अपने बॉडी पर फील करता है वो पूरी तरह से कांप जाता है। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से डर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक के और भी क्लोज आने लगता है। वी जिंग वांग जी की ब्रीथिंग को अब अपने शोल्डर पर फील कर सकता था। ये फीलिंग्स विंग के लिए बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीज़ें विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा नई थी। उसे नहीं पता कि मतलब क्या है ये सब चीज़ें, उसे क्यों इतना अजीब लग रहा है। वांग जी जैसे ही वी हिंग के शोल्डर पर उसे किस करने वाला होता है तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जब ये सुनता है कि कोई रो रहा है तब वांग जी अपने सेंस में वापस आता है और वो अपने आप को देखता है। उसने वी जिंग के शोल्डर पर अपने एक हाथ को रखा हुआ था और वो क्या करने वाला था। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से विंग से दूर हो जाता है और अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और बोलता है, ओह गॉड, ये मैं क्या करने वाला था, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे मुझे क्या हो गया था। वांग जी अपने फेस को भी साइड कर लेता है। वो विंग की ओर नहीं देखता और विंग चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था और विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी कुछ देर तक ऐसे ही अपनी आईज़ को बंद करके रखता है, फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और फिर वो विंग की ओर देखता है। विंग अभी भी खड़ा हुआ था और वांग जी को मतलब इतना तो सुनाई दे रहा था कि विंग रो रहा है। वांग जी फिर जल्दी से इधर उधर बाथरूम के अंदर चेक करता है तब उसे अपना बाथरूम दिखाई देता है। वांग जी फिर जल्दी से उसे लेता है और शावर को बंद करता है। फिर वो जल्दी से विंग के पास आता है और उसे उस बाथरोब से कवर करता है और उसे अपनी ओर करता है और उसके ओर देखते हुए बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। लेकिन वी यिंग वांग जी की ओर नहीं देख रहा था। वांग जी फिर वी यिंग के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ता है और ऊपर करता है और बोलता है, वी। वी यिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी की ओर देखता है। वी यिंग की आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी। वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वी यिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर जल्दी से वी यिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। ये देखकर वी यिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी वी यिंग को लेकर वॉशरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो उसे बेड पर बिठाता है और फिर खुद भी उसके पास बैठता है, उसे अच्छे से उस बाथरोब से कवर करता है और उसके पास वहीं नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठने के बाद वो वी यिंग के फेस की ओर देखता है और फिर अपने हाथों से वी यिंग के आंखों से जो आंसू गिर रहे थे उन्हें क्लीन करता है और बोलता है, वी रोना बंद करो, मेरी तरफ देखो। वी यिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी की ओर देखता है। वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो वी यिंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वी यिंग अपने सिर को धीरे से हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता है, तो बताओ मैं कौन हूँ। वी यिंग धीरे से बोलता है, आप मेरे हस्बैंड हैं। वांग जी जब ये सुनता है तब वो स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ वी यिंग, और तुम मेरी ओमेगा हो, तो आज से रोना बंद करो, तुम आज से बिल्कुल भी नहीं रोओगे, चलो प्रॉमिस करो मुझे। वी यिंग तो बस वांग जी की ओर ही देखता जा रहा था। वांग जी फिर दोबारा से बोलता है, वी मैंने कहा चलो मुझे प्रॉमिस करो तुम दोबारा नहीं रोओगे। वी जिंग फिर अपने सिर को धीरे से हाँ में हिलाता है। वांग जी बोलता है, वेरी गुड, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें खाना खाने के लिए नीचे जाना है ना। वी जिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी फिर जल्दी से उठता है और फिर वो बोलता है, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं। वी जिंग अब भी कुछ नहीं बोलता।
वांग जी फिर सोचता है कि विंग के कपड़े शायद उसके पास नहीं हैं। वांग जी फिर जल्दी से अपने वार्डरोब में देखता है तो उसके पास भी कपड़े नहीं थे, क्योंकि वांग जी के कपड़े विंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़े थे। वांग जी फिर जल्दी से अपना फ़ोन लेता है जो वहीं साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। फ़ोन निकाल कर वो जल्दी से शाओ शिंगचन को कॉल करता है और बोलता है जल्दी से 2 जोड़ी कपड़े लेकर आओ, वो भी वियिंग के लिए। शाओ शिंगचन बोलता है ठीक है। फिर वांग जी कॉल को कट कर देता है। वांग जी फिर वियिंग की ओर देखता है। वियिंग के बालों से अभी भी पानी गिर रहा था। वांग जी फिर जल्दी से जाता है और वो अपनी हेयर ड्रायर मशीन को लेकर आता है और वियिंग के हेयर्स को वो सुखाने लगता है। वियिंग तो बस वांग जी की फेस की ओर ही देखता जा रहा था। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में अब उसकी इतनी केयर करने वाले लोग हैं। वियिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी जब उसके बालों को सुखाने के बाद उसकी ओर देखता है तब वो हेयर ड्रायर को जल्दी से नीचे रखता है और बोलता है वी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो अब? लेकिन वियिंग अपने फेस से उन आंसुओं को साफ करता है और धीरे से बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं रो रहा। वांग जी जब विंग की ओर देखता है तो वो बोलता है वी, मैंने कहा ना तुम अब से नहीं रोओगे। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी फिर वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है तुम यहीं रहना ठीक है, अभी तुम्हारे लिए मैंने शाओ सिंचन से कपड़े मंगाए हैं, वो आने के बाद फिर हम नीचे चलेंगे ठीक है। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है, खुद शावर लेता है और शावर लेकर फिर वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। अपने कपड़े पहनने के बाद फिर वो विंग के पास देखता है जो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है दी सच में तुम बहुत इनोसेंट हो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें आज के बाद कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है तो वहाँ पर साओ शिंगचन का कॉल था। साओ शिंगचन बोलता है वांग जी मैं वो लेकर आ गया हूँ जो तुमने मुझसे मंगाए थे। वांग जी बोलता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी बोलता है वी मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ रहा हूँ ठीक है। वी जी वांग जी की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वांग जी फिर जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है और नीचे चला जाता है। जब वो नीचे आता है तो वो दिखता है कि वहाँ पर ओनली विंग के ब्रदर बैठे हुए थे, लैन सिचन। विंग के डैड वहाँ पर नहीं थे और ग्रैनी वैन भी नहीं थी। तभी वहाँ पर साओ शिंगचन आ जाता है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। साओ शिंगचन जल्दी से वांग जी के पास आता है। वांग जी के पास आते ही जल्दी से वो बोलता है वांग जी ये लो जो तुमने मंगाया था वो मैंने ला दिया। तब जाकर लैन सिचन की नजरें उन दोनों पर जाती हैं क्योंकि वो बुक पढ़ने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। वांग जी फिर साओ शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है थैंक यू। साओ शिंगचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है वांग जी। वांग जी फिर एक स्माइल करता है और उन बैग को लेकर फिर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। साओ शिंगचन फिर सिचन की ओर देखता है। सिचन फिर साओ शिंगचन की ओर देखता है, एक स्माइल करता है और बोलता है वांग जी भी ना तुम्हें कभी भी बुला लेता है। साओ शिंगचन और शुयांग दोनों ही फिर सिचन के पास आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं सिचन का, अब तो मुझे इसकी सच में आदत हो चुकी है। तभी शू यंग भी स्माइल करते हुए बोलता है हाँ सिचन गा, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी वांग जी का सेक्रेटरी ही बन गया हूँ, क्योंकि जब जब कॉल आता है ना तो इसे मुझे उठाना पड़ता है, मैं क्या करूँ। साओ शिंगचन और तीनों ही वो स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद साओ शिंगचन और शू यंग दोनों ही सिचन गे की ओर देखते हैं और बोलते हैं गा आप ठीक तो है ना। सिचन उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है हाँ मैं अब ठीक हूँ, अब सब चिंता मत करो। फिर वो सभी बैठकर वहाँ बातें करने लगते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वो बैग लेकर फिर रूम के अंदर आता है, डोर ओपन करता है और देखता है कि वी यिंग तो अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। वांग जी फिर विंग के पास जाता है और बोलता है वी। फिर जाकर वी यिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी फिर जल्दी से वो बैग विंग को देता है और बोलता है वी इसमें से जो कपड़े तुम्हें ठीक लगे तुम जाकर वो पहन लो। वी यिंग फिर चुपचाप वहाँ से खड़ा होता है, वांग जी के हाथ से उस बैग को लेता है और फिर लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी वहीं बैठा रहता है और अपने कुछ वर्क को करने लगता है। लगभग 10 मिनट के बाद वी यिंग वॉशरूम का डोर ओपन करता है। जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ आती है वांग जी फिर जल्दी से वॉशरूम के डोर की ओर देखता है तो वहाँ पर वी यिंग खड़ा हुआ था। वी यिंग ने एक बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे इसने एक ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। वी यिंग उस ड्रेस में बहुत प्यारा लग रहा था। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है वी यहाँ आओ।
वी यिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी के पास चलना चाहता है। वांग जी फिर विंग के सर पर अपने ही हाथ को रखता है और उसके मतलब हेयर्स को रफल करते हुए बोलता है, वी तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, चलो अब हम डिनर करने चलते हैं। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। वी यिंग तो बस वांग जी के हाथ की ओर ही देख रहा था। वो चुपचाप वांग जी के पीछे पीछे चलने लगता है। वांग जी जब नीचे आता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं, बस उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। वांग जी फिर वी यिंग को डिनर टेबल पर लेकर आता है और बोलता है, वी तुम यहाँ बैठ जाओ। वी यिंग फिर चुपचाप उस चेयर पर बैठ जाता है। लहन किरण ये सब चीजें देख रहा था। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी विंग की केयर कर रहा है। लहन किरण ये देखकर सच में बहुत खुश थे। फिर वो भी वी यिंग के पास वाली चेयर पर ही बैठे हुए थे। फिर वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वी तुम तो सच में आज बहुत प्यारे लग रहे हो वी। वी यिंग फिर लैन क्रैन की ओर देखता है और एक स्माइल देता है। ग्रैनी वैन भी फिर वी यिंग की ओर देखती है और बोलती है, हाँ मेरा पनी बहुत क्यूट लग रहा है। वी यिंग अपने फेस पर एक पाउट ले आता है क्योंकि ग्रैनी वैन ने उसे पनी बुलाया था। कुछ देर के बाद वहां पर मेड्स आती हैं और उन सभी को डिनर सर्व कर देती है। साओ सिंचन और शो यांग भी दोनों आज उन्हीं के साथ वहीं पर डिनर करने वाले थे। लगभग 1 घंटे के बाद उनका डिनर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। डिनर कंप्लीट होने के बाद ग्रैनी वैन विंग के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। वो उसे बहुत सारी चीजें उसकी फैमिली के बारे में बता रही थी और वे यिंग बस चुपचाप उन सब चीजों को सुन रहा था। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी फोन पर किसी से बातें कर रहा था और वो गुस्से में बोलता है, मैंने कहा जितने भी जियांग्स को बिजनेस प्रपोजल मिले हुए हैं उन सभी को उनसे वापस लो। मैं जियांग्स को सड़क पर लाना चाहता हूँ, समझ आया तुम्हें? दोबारा से मुझे ये मत कहना कि तुम ये नहीं कर सकती, वरना अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लेना। तभी वो दूसरा पर्सन घबराते हुए बोलता है, नहीं सर, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मुझे माफ कर देना। वांग जी इसके बाद कॉल को कट कर देता है। फिर वो हॉल की ओर देखता है जहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ करने में बिजी थे। वांग जी फिर जल्दी से लैन किरण के पास आता है और बोलता है, फादर मुझे कुछ काम है तो मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं बाद में वापस आ जाऊंगा। लैन किरण बोलते हैं, ठीक है वांग जी, लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वांग जी बोलता है, ठीक है। लैन किरण फिर वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी सिचिन इस बेबी को जन्म देना चाहता है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, क्या? लैन किरण बोलता है, हाँ वांग जी, सिचिन चाहता है कि वो इस बेबी को जन्म दे। लेकिन वांग जी जल्दी से डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड लेकिन गै इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अकेले कैसे संभाल पाएंगे? और जब लोगों को पता चलेगा तब वो गै के साथ कैसा बिहेव करेंगे? आप जानते हैं डैड, गै फिर भी ये सब क्यों कर रहे हैं? लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मैं जानता हूँ तुम सचिन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन इस वक्त सचिन को सिर्फ हमारी ज़रूरत है। उसने मुझसे कहा कि वो एक छोटी सी जान को नहीं मार सकता जो अभी भी इस दुनिया में आई ही नहीं है। और वांग जी रही दूसरों की बात, तो उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा सचिन इतना मजबूत तो है कि वो उन सब चीज़ों को सह सकता है। मैं उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता। वांग जी तुम और मैं है ना फिर उसके साथ उसे संभालने के लिए। वांग जी फिर अपने डैड की ओर देखता है और बोलता है, डैड मैं हमेशा मेरे गगा के साथ हूँ। लहन किरण बोलता है, हाँ वांग जी मैं बस यही तुमसे बात करना चाहता था। वांग जी बोलता है, लेकिन डैड मैं एक बार फिर भी गगा से बात करना चाहता हूँ। लहन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी तुम भी उससे बात करके देखो। वांग जी फिर लैन किरण की ओर देखता है और बोलता है, डैड मैं गगा से कल बात करूंगा, आज मुझे किसी काम से बाहर जाना है कुछ देर के लिए। लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी। इसके बाद फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। फिर लैन किरण भी सबके साथ हॉल में आकर बैठ जाता है। वो सभी लोग धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद फिर वो एक एक करके वहाँ से अपने अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर अब सिर्फ लैन किरण, ग्रैनी वैन और वी यिंग ही थे। लैन किरण फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी बेटा जाओ अब तुम भी रूम में जाकर सो जाओ। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वो अपने रूम की ओर चला जाता है। ग्रैनी वैन भी फिर वहाँ से चली जाती है और लैन किरण भी फिर वहाँ से अपने कुछ कामों को करने के लिए चले जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। वी यिंग रूम के अंदर आ चुका था। रूम के अंदर आने के बाद फिर वो इधर से उधर रूम को देखने लगता है क्योंकि अभी तक उसने रूम को ठीक से देखा भी नहीं था। वी यिंग पूरे रूम को देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। पूरा रूम वाइट कलर से डेकोरेट किया गया था। हर जगह हर चीज़ वाइट कलर की थी। वी यिंग सब चीज़ें बहुत ही गौर से देख रहा था। सभी चीज़ें देख लेने के बाद वी यिंग फिर वहाँ
रूम में पड़े हुए एक काउच और देखता है और फिर उसी पे जाकर वो लेट जाता है और वे यिंग को कुछ दिन के बाद ही आराम से नींद आ जाती है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी वही बेसमेंट के अंदर वापस आया था। जब वो बेसमेंट के अंदर वापस आता है तब वो वहाँ पर उन्हीं दो लोगों को बंधे हुए देखता है। वांग जी उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। तभी एक गार्ड आकर वांग जी को कुछ बताता है। वांग जी फिर स्माइल करता है और उन दोनों के पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है और उन दोनों की ओर देखने लगता है और एक गार्ड को इशारा करता है। तभी उन दोनों के ऊपर आकर पानी गिरता है और वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। वांग जी ये देखने के बाद स्माइल करता है और बोलता है, वाओ, तुम दोनों तो बहुत अच्छे से रह रहे हो यहाँ, मुझे तो पता भी नहीं था। तभी वैन चाओ गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लहन वांग जी, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। वांग जी स्माइल करता है, उनकी ओर देखता है और बोलता है, ओह, तुम्हारे अंदर अभी भी ज़ुबान है, मुझे लगा अब तुम बोलने लायक ही नहीं रहोगे। वैन चाओ गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी, तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपने गार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है, इन्हें छोड़ दो, इनके घर छोड़ा भी नहीं जाकर। इसके बाद फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी फिर वापस अपने रूम के अंदर आता है। जब वांग जी अपने रूम के अंदर आता है तो वो जल्दी से बेड की ओर देखता है। तब वो जल्दी से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वीइंग वहाँ नहीं था। वांग जी फिर इधर उधर रूम में देखता है। तब उसकी नज़रें वहाँ रूम के अंदर पड़े हुए काउच पर जाती है जहाँ पर वीइंग सोया हुआ था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके विंग के पास जाता है। वीइंग ने अपने आप को पूरी तरह से होल्ड किया हुआ था। वांग जी विंग को देखने के बाद स्माइल करता है। फिर वो वीइंग की ओर मतलब गौर से देखता है। वीइंग अपने आप को टाइटली पकड़ रहा था और मतलब अपने हाथों से अपनी बॉडी को रब कर रहा था। वांग जी को फिर समझ आ जाता है कि वीइंग को सर्दी लग रही है। वांग जी फिर रूम के एसी को कम कर देता है। फिर वो जल्दी से एक ब्लैंकेट लेकर आता है और वीइंग के ऊपर डाल देता है। फिर वो जाकर आराम से अपने बेड पर लेट जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। उसे भी नींद आ जाती है। अब हम वैन चाओ को देखते हैं। दो गार्ड्स वैन चाओ को उठाकर उस बेसमेंट से बाहर निकालते हैं और गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और फिर दूसरी तरफ शोशे को भी निकाल कर गाड़ी के अंदर डाल दिया जाता है। उन्हें गाड़ी के अंदर डालने के बाद दो गार्ड्स गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करता है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद फिर वो वहाँ से चलने लगते हैं। तभी एक गार्ड उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, सच में बॉस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बॉस ने इन दोनों के साथ ऐसा कुछ किया है। तभी वो बॉडीगार्ड उस दूसरी गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, बॉस जितने सीधे और सादे दिखते हैं उतने वो है नहीं। मुझे तो इन दोनों की हालत को देखकर अफसोस हो रहा है। आज के बाद ये किसी ओमेगा के साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। बॉस ने सच में इसे बहुत बड़ी सजा दी है। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हमें इससे क्या, चलो जो बॉस ने कहा है हम वो कर देते हैं। और वो दोनों फिर वहाँ से उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। अब हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 6 बज चुके थे। धीरे धीरे करके वीइंग अपनी आइज़ को ओपन करता है। जल्दी से वीइंग उठता है और बैठ जाता है। फिर वीइंग को ग्रैनी वैन की कही हुई सारी बातें याद आती हैं। जैसे ही वीइंग वो सब याद करता है, वीइंग जल्दी से बेड से उठता है और वो जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है और वहाँ से भाग जाता है। तो एवरीवन, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।